कहानी हमें एक नए 4 स्टार डंजन एबिसल बीच में ले जाती है। जैसे ही किबोंग अंदर पहुंचता है, उसके सामने समुद्र जैसा विशाल इलाका दिखाई देता है। चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं और पानी के अंदर से लगातार समुद्री मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे थे। कुछ के शरीर विशाल शार्क जैसे थे, तो कुछ विशाल ऑक्टोपस और समुद्री दैत्यों की तरह दिख रहे थे। लेकिन इन सभी के सामने किबोंग का चेहरा बिल्कुल शांत था। एक मॉन्स्टर पूरी रफ्तार से उसकी तरफ झपटता है। किबोंग बिना रुके एक मुक्का मारता है और वह मॉन्स्टर हवा में ही उड़ जाता है। दूसरा आगे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किबोंग पलटकर ऐसा वार करता है कि वह भी कुछ ही सेकंड में लड़ाई से बाहर हो जाता है। कुछ ही मिनटों में पूरा समुद्र मॉन्स्टर्स के बिना शांत दिखाई देने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो यह 4 स्टार डंजन उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं था। लड़ाई खत्म होने के बाद किबोंग को अचानक उस रहस्यमयी काले पत्थर की याद आती है। वह सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, उस डे स्टोन के बारे में कुछ पता चला? कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर डेटा चलता रहता है। फिर सिस्टम जवाब देता है, ऑफलाइन मोड सक्रिय होने के कारण विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस बार सिस्टम एक नई बात बताता है, डे स्टोन को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। किबोंग तुरंत पूछता है, अगर मैं इसे एब्जॉर्ब करूं तो क्या होगा? सिस्टम जवाब देता है, 2 मुख्य परिणाम प्राप्त होंगे। पहला, सिस्टम का अपग्रेड। दूसरा, डंजन के स्रोत तक पहुंच। यह सुनते ही किबोंग बिना एक पल गंवाए आदेश देता है, अब्जॉर्प्शन शुरू करो। अगले ही पल वह काला पत्थर चमकने लगता है। उसमें से नीली ऊर्जा निकलकर धीरे धीरे किबोंग के शरीर में समाने लगती है। सिस्टम की स्क्रीन लगातार अपडेट होने लगती है। डे स्टोन अब्जॉर्प्शन 10%, 45%, 78%, 100% कंप्लीट। उसी समय कहानी अचानक एक नए दृश्य में पहुंच जाती है। शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक रहस्यमयी आदमी लोगों के बीच घूम रहा था। उसके हाथ में एक फोटो थी और हैरानी की बात यह थी, वह फोटो किम किबोंग की थी। वह हर मिलने वाले से एक ही सवाल पूछ रहा था, माफ कीजिए, क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? कुछ लोग सिर हिलाकर मना कर देते हैं। वह आगे बढ़ जाता है, फिर एक दुकान पर जाकर पूछता है, भाई, क्या यह लड़का यहाँ आया था? दुकानदार भी इनकार कर देता है। वह कई गलियों में घूमता है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। कुछ देर बाद वह अचानक रुक जाता है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल जाती है। वह धीरे से बुदबुदाता है, आखिरकार तुम मिल ही गए। कहानी अभी यह नहीं बताती कि वह आदमी कौन है, लेकिन इतना साफ था कि उसका निशाना सिर्फ और सिर्फ किम किबोंग था। उधर डे स्टोन का अवशोषण पूरी तरह समाप्त हो चुका था। सिस्टम अचानक नई सूचना दिखाता है, सिस्टम एक्सपेंशन कंप्लीट, न्यू फीचर्स अनलॉक्ड। पहला फीचर था ह्यूमन एनालिसिस। ये कोई साधारण स्कैन नहीं था। अब किबोंग किसी भी इंसान को देखते ही उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता था। अगर सामने वाला सामान्य इंसान है तो उसकी उम्र, लंबाई, वजन और अन्य सामान्य जानकारी दिखाई देगी। लेकिन अगर सामने वाला एक प्लेयर है तो उसके स्टैट्स, क्षमताएं और शक्ति का अनुमान भी सिस्टम दिखा सकता है। यानी अब किबोंग सिर्फ लड़ नहीं सकता था, बल्कि अपने दुश्मन का विश्लेषण भी पहले से कर सकता था। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। सिस्टम एक और फीचर दिखाता है, इमोशन एक्सप्रेशन। पहले सिस्टम हमेशा सपाट और मशीन जैसी आवाज में जवाब देता था, लेकिन अब उसके मैसेज के साथ छोटे छोटे इमोजी भी दिखाई देने लगे। डंजन को पूरी तरह क्लियर करने के बाद किबोंग आसमान में उड़ता हुआ सीधे अपने शहर की तरफ निकल जाता है। कुछ ही देर बाद वह शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर लैंड करता है। जमीन पर उतरते ही वह अपना ट्रांसपोर्टेशन मोड डीएक्टिवेट कर देता है। फिर सिस्टम से कहता है, सिस्टम, इस इलाके में सबसे नजदीकी लोकल बस स्टॉप ढूंढो। कुछ ही सेकंड में सिस्टम जवाब देता है, सर्चिंग। फिर स्क्रीन पर जानकारी आती है, नजदीकी बस स्टॉप 1.5 किलोमीटर, वहां से आर्मी बेस के लिए बस उपलब्ध है। किबोंग सिर हिलाता है और पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक सिस्टम की आवाज आती है, सर। किबोंग तुरंत रुक जाता है। कुछ सेकंड तक वह चुप रहता है, फिर पूछता है, क्या हुआ? सिस्टम पहली बार खुद उससे सवाल करता है, आप पैदल क्यों जा रहे हैं, जबकि आप उड़कर भी वहां पहुंच सकते हैं? किबोंग यह सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने लंबे समय से सिस्टम सिर्फ आदेशों का जवाब देता था, लेकिन आज पहली बार उसने खुद सवाल पूछा था। किबोंग कुछ सेकंड सोचता है और फिर कहता है, लेफ्टिनेंट कर्नल ओह का आदेश है। अगर मैं शहर के ऊपर उड़ता हुआ घूमता रहा तो एयर फोर्स में अनावश्यक अफरा तफरी मच जाएगी, इसलिए आज पैदल ही जाना पड़ेगा। सिस्टम कुछ पल चुप रहता है, फिर जवाब देता है, समझ गया सर। किबोंग हल्का सा मुस्कुराता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि सिस्टम में शायद सचमुच कुछ बदलाव आ रहा है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे महसूस होता है कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। किबोंग बिना पीछे देखे मन ही मन सोचता है, क्या शील्ड गिल्ड ने फिर किसी को मेरे पीछे भेजा है?
वह तुरंत अपनी नई क्षमता याद करता है, ह्यूमन एनालिसिस। किबोंग पीछे मुड़ने के बजाय सिस्टम से कहता है, ह्यूमन एनालिसिस। लेकिन कुछ सेकंड बाद सिस्टम की स्क्रीन पर लाल चेतावनी दिखाई देती है, एनालिसिस फेल्ड। किबोंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। फेल? वह दोबारा कोशिश करता है, लेकिन परिणाम वही रहता है, एनालिसिस फेल्ड। अब मामला गंभीर था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? क्या पीछे चल रहा व्यक्ति किबोंग से भी ज्यादा शक्तिशाली था, या उसके पास कोई ऐसी क्षमता थी जो सिस्टम के विश्लेषण को ब्लॉक कर रही थी? किबोंग पहली बार उस अजनबी को ध्यान से देखने की कोशिश करता है। कुछ दूरी पर एक आदमी लगातार उसके पीछे चल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह न तो हमला कर रहा था, न कुछ बोल रहा था, बस किबोंग का पीछा कर रहा था। आखिरकार किबोंग बस स्टॉप तक पहुंच जाता है। वह बेंच पर जाकर बैठ जाता है। कुछ ही सेकंड बाद वही रहस्यमयी आदमी भी वहां पहुंच जाता है। वह किबोंग को काफी देर तक घूर कर देखता है, फिर बिना कुछ कहे उसके बिल्कुल बगल में जाकर बैठ जाता है। दोनों कुछ नहीं बोलते, एक तरफ किबोंग, दूसरी तरफ वह रहस्यमयी आदमी। लेकिन माहौल में अजीब तनाव था। तभी सिस्टम की आवाज आती है, आर्मी बेस के लिए बस आ चुकी है। किबोंग तुरंत उठता है। वह उस अजनबी को पूरी तरह नजरअंदाज करता है और बस में चढ़ जाता है। कुछ सेकंड बाद बस चल पड़ती है। किबोंग खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगता है, लेकिन जब वह बगल वाली सीट की तरफ देखता है तो उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वही आदमी जो अभी बस स्टॉप पर उसके पास बैठा था, अब अचानक उसके बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। किबोंग कुछ पल उसे देखता रहता है। अजनबी सिर्फ मुस्कुराता है और कहानी हमें अभी तक यह नहीं बताती कि वह आखिर है कौन। अब कहानी अचानक एक नए स्थान पर पहुंचती है, जायंट स्नेक स्वैम्प। यह एक खतरनाक 4 स्टार डंजन था और यहीं हम पहली बार शील्ड गिल्ड के वाइस मास्टर से मिलते हैं। उसका नाम था पार्क तेरिम, लेकिन गिल्ड में उसे एक और नाम से जाना जाता था, सोर्ड एम्परर, क्योंकि तलवार के साथ उसकी महारत इतनी खतरनाक थी कि बड़े से बड़े मॉन्स्टर भी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते थे। पार्क तेरिम दलदल के बीच से बेहद शांत कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ जहरीले सांपों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक विशाल सांप पेड़ों के बीच से निकलकर उस पर हमला करता है। पार्क तेरिम की आंख तक नहीं झपकती। वह अपनी विशाल तलवार निकालता है और एक ही तेज वार में उस सांप को रास्ते से हटा देता है। यह देखकर बाकी सांप भी एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ से हमला, लेकिन पार्क तेरिम के चेहरे पर अब भी वही शांति थी। वह अपनी तलवार घुमाता है, एक वार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी तलवार की गति इतनी तेज थी कि सांपों को उसके हमले की दिशा समझने तक का मौका नहीं मिल रहा था। कुछ ही पलों में पूरा इलाका शांत हो जाता है। पार्क तेरिम अपनी तलवार नीचे करता है, लेकिन तभी उसकी आंखें अचानक एक दिशा में टिक जाती हैं। वह धीरे से कहता है, काफी देर से महसूस कर रहा हूं, कोई मुझे देख रहा है। वह अचानक अपनी तलवार पूरी ताकत से पेड़ों की तरफ फेंक देता है। धड़ाम! तलवार पेड़ के पास जाकर जमीन में धंस जाती है। पार्क तेरिम ठंडी आवाज में कहता है, इतनी देर से छिपे हो तो अब बाहर भी आ जाओ। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आता। फिर पेड़ के पीछे से एक व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकलता है। वह कोई और नहीं, शील्ड गिल्ड का डायरेक्टर था। पार्क तेरिम उसे देखकर अपनी तलवार वापस खींच लेता है। उसकी आंखों में अब सावधानी थी, क्योंकि वह जानता था डायरेक्टर का इस डंजन में यूं अकेले आना कोई संयोग नहीं हो सकता। पार्क तेरिम शांत आवाज में पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? डायरेक्टर हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखता है। मैं भी तुमसे यही सवाल पूछ सकता हूं। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन उनकी बातचीत से साफ था कि यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं थी। पार्क तेरिम कुछ सेकंड तक डायरेक्टर को घूरता रहता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम हमेशा की तरह डरपोक अंदाज में ही एंट्री करते हो। डायरेक्टर हल्का सा हंसता है, हाँ, गिल्ड मास्टर, आपकी जुबान अभी भी उतनी ही कड़वी है जितनी पहले थी। फिर वह आसपास फैले विशाल सांपों की तरफ इशारा करता है। वैसे भी इन सांपों का जहर साधारण नहीं है, ये हमारे हथियारों और उपकरणों तक को खराब कर सकता है। आप जानते हैं कि गिल्ड के संसाधन असीमित नहीं है। पार्क तेरिम का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह अपनी तलवार को वापस रखता है और धीमी आवाज में कहता है, अब सीधे मुद्दे पर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने साफ कहा था, जब तक कोई बहुत जरूरी या अर्जेंट काम ना हो, मुझे डंजन के अंदर परेशान मत करना। डायरेक्टर कुछ पल शांत रहता है, फिर बेहद संयमित आवाज में कहता है, शायद आपको अभी तक खबर नहीं मिली। खैर, आप हमेशा डंजन के अंदर रहते हैं। बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उससे आपका संपर्क वैसे भी कम रहता है। वह एक कदम आगे बढ़ता है, इसलिए मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। एक आदमी है जिसे हमें रास्ते से हटाना होगा। पार्क तेरिम के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आती। वह बेपरवाही से कहता है, ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए हमारी स्काउट टीम है।
उन्हें भेज दो। डायरेक्टर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। हमने कोशिश की थी। पार्क उसकी तरफ देखता है। डायरेक्टर आगे कहता है, लेकिन स्काउट टीम बुरी तरह नाकाम रही। वे उस आदमी को छू तक नहीं पाए, बल्कि हमारी पूरी स्काउट टीम तबाह हो गई। यह सुनते ही पार्क तेरिम की आंखों में पहली बार गंभीरता दिखाई देती है, क्योंकि वह स्काउट टीम को अच्छी तरह जानता था। यह शील्ड गिल्ड की कोई सामान्य टीम नहीं थी। यह एक विशेष यूनिट थी जिसे खास तौर पर खिलाड़ियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया गया था। उनके सदस्यों को वर्षों तक विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें गिल्ड के सबसे अच्छे हथियार और उपकरण दिए गए थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज तक उनका कोई मिशन पूरी तरह असफल नहीं हुआ था। पार्क तेरिम कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आती है। पहले तुमने मेरा ध्यान खींचा था। वह अपनी तलवार के हैंडल पर हाथ रखता है, लेकिन अब उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। तुमने मेरी दिलचस्पी जगा दी है। अब कहानी हमें एक बेहद सुरक्षित और आलीशान इमारत के सामने ले जाती है। यह कोई सामान्य बिल्डिंग नहीं थी। यह था दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री का कार्यालय। लेकिन अंदर का दृश्य देखकर कोई भी हैरान हो सकता था। प्रधानमंत्री के कई बॉडीगार्ड पहले ही जमीन पर पड़े थे, और कमरे के बीच एक कुर्सी पर बिल्कुल आराम से बैठा था पार्क तेरिम, मानो वह किसी दुश्मन के इलाके में नहीं, बल्कि अपने ही ऑफिस में बैठा हो। तभी कमरे के दरवाजे खुलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं प्रधानमंत्री गू सेओंग रयोंग। लेकिन वह सिर्फ दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री नहीं थे, वह एक एस रैंक प्लेयर भी थे। 10 साल पहले जागृत होने वाले फर्स्ट जनरेशन अवेकनर्स में से एक। उनकी शक्ति वर्षों के अनुभव और अनगिनत मिशनों से और भी खतरनाक बन चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने युद्ध के मैदान के बजाय राजनीति का रास्ता चुना, क्योंकि उनका मानना था कि एक शक्तिशाली खिलाड़ी सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारकर नहीं, बल्कि सही फैसले लेकर भी हजारों लोगों की जान बचा सकता है। इसी वजह से लोग उन्हें कहते थे साउथ कोरियाज हीरो। लेकिन पार्क तेरिम के सामने उनकी यह प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखती थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। 3 साल बाद उनकी यह मुलाकात किसी दोस्ती के लिए नहीं हुई थी। इन दोनों के बीच पुराना रिश्ता था, लेकिन उस रिश्ते में सम्मान से ज्यादा कड़वाहट थी। गू सेओंग रयोंग गंभीर आवाज में कहती हैं, 3 साल बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले पार्क तेरिम। पार्क कुर्सी पर बैठे बैठे मुस्कुराता है, और आप भी अभी तक लोगों को बचाने का नाटक कर रही हैं। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। गू सेओंग रयोंग आगे बढ़ती हैं, फिर वह अपनी तलवार बाहर निकालती है। तलवार के चारों ओर नीली चमक दिखाई देने लगती है। उसमें भारी मात्रा में माना जमा होने लगता है। पार्क तेरिम तुरंत समझ जाता है कि वह क्या करने वाली है। यहाँ गू सेओंग रयोंग उसकी तरफ देखती हैं। नहीं, वह तलवार को अपने हाथों के बीच लाती है, फिर स्पष्ट आवाज में कहती हैं, एक्टिवेट स्किल। अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल जाती है। सिस्टम की ऊर्जा प्रतिक्रिया बेहद तेजी से बढ़ने लगती है। अगले ही पल दोनों के आसपास एक विशाल जादुई सर्कल बन जाता है, और एक चमकदार रोशनी के साथ पूरा स्थान बदल जाता है। अगले ही सेकंड पार्क तेरिम और गू सेओंग रयोंग दोनों एक दूर समुद्री इलाके की चट्टान पर खड़े थे। पार्क तेरिम चारों तरफ देखता है और समझ जाता है, गू सेओंग रयोंग ने यह जगह जानबूझकर चुनी थी। वह धीमी आवाज में कहती हैं, मैं अपने देश के नागरिकों को खतरे में नहीं डालूंगी। फिर वह अपनी तलवार मजबूती से पकड़ती है। अब हम बिना किसी रुकावट के बात कर सकते हैं। पार्क तेरिम भी अपनी तलवार निकाल लेता है। अब कहानी एक बार फिर मुड़ती है सोल डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर्स। किबोंग आखिरकार अपने बेस पर वापस लौट चुका था। वह मुख्य गेट से अंदर प्रवेश करता है, लेकिन उसके पीछे वही रहस्यमयी आदमी भी लगातार चला आ रहा था। वही आदमी जो पहले बस स्टॉप तक उसका पीछा कर चुका था। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचता है, एक सैनिक तुरंत उसके सामने आ जाता है। रुकिए। अजनबी रुक जाता है। सैनिक सख्त आवाज में कहता है, आप अंदर नहीं जा सकते। ये मिलिट्री जोन है। किसी आम नागरिक को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वह रहस्यमयी आदमी सैनिक को देखता है, फिर बिना कुछ कहे किबोंग की तरफ देखता है, लेकिन किबोंग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। वह सीधे अपनी बिल्डिंग की ओर बढ़ता रहता है। सैनिक उस अजनबी को रोक कर रखता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जब सैनिक दूसरी तरफ देखता है, वह आदमी वहां नहीं होता। इधर किबोंग अपने कमरे में पहुंच चुका था। वह अभी भी सोर्स ऑफ द डंजन्स के बारे में सोच रहा था। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। आखिर इन डंजन्स का असली स्रोत क्या है, और डे स्टोन का इससे क्या संबंध है? किबोंग को अचानक एक और विचार आता है। अगर एक डे स्टोन ने सिस्टम को इतना अपग्रेड कर दिया, तो अगर मुझे और डे स्टोन्स मिल जाए, क्या सिस्टम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? वह कुछ पल सोचता है, लेकिन तभी किबोंग को महसूस होता है कि कमरे में कुछ अजीब है। वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखता है, और उसकी आंखें अचानक सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि खिड़की के बाहर वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था। वह अंदर झांक रहा था, चेहरे पर वही अजीब मुस्कान। किबोंग कुछ पल उसे घूरता रहता है। तभी बाहर से कुछ सैनिकों के कदमों की आवाज आती है।
इधर देखो, लगता है कोई इस तरफ आया था। और अगले ही पल वह खिड़की से नीचे छलांग लगा देता है। सैनिक कमरे के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खुली हुई खिड़की और बाहर तेज हवा चल रही थी। किबोंग के चेहरे पर पहली बार हल्की गंभीरता दिखाई देती है। वह मन ही मन सोचता है, वह आखिर है कौन? और सबसे बड़ा सवाल, वह मेरा पीछा क्यों कर रहा है? उधर समुद्र के किनारे मौजूद उस सुनसान चट्टानी इलाके में पार्क तेरिम और गू सेओंग के बीच आखिरकार लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते हैं। फिर पार्क तेरिम अचानक बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है। उसकी विशाल तलवार हवा को चीरते हुए गू सेओंग की तरफ आती है। गू सेओंग तुरंत पीछे हटती है। धड़ाम! तलवार चट्टान पर लगती है और आसपास की जमीन तक हिल जाती है। लेकिन पार्क तेरिम रुकता नहीं। वह लगातार अपनी गति बदलते हुए एक के बाद एक वार करता जाता है। गू सेओंग बड़ी मुश्किल से उसके हमलों को डॉज कर रही थी। एक पल के लिए वह तलवार रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। गू सेओंग उसकी तरफ देखती है। पार्क आगे कहता है, मुझे सिर्फ किम किबोंग चाहिए, उसे मेरे हवाले कर दो और यह लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। यह सुनते ही गू सेओंग की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। अब उन्हें पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। शील्ड गिल्ड की परेशानी की असली वजह किम किबोंग था। पिछले कुछ समय में किबोंग ने अकेले ही इतने सारे डंजन ब्रेक संभाल लिए थे कि सरकार की शील्ड गिल्ड पर निर्भरता लगभग खत्म हो गई थी। नतीजा, सरकार ने गिल्ड के साथ अपना सुरक्षा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया और इसके साथ ही गिल्ड को मिलने वाला बड़ा आर्थिक फायदा भी बंद हो गया। अब शील्ड गिल्ड आर्थिक और राजनीतिक दबाव में था। इसीलिए उन्होंने पहले किबोंग को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, उसे पैसा, पद और शोहरत तक देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन किबोंग ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उल्टा उसने उनकी पूरी स्काउट टीम को हरा दिया। अब गिल्ड के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, किबोंग को खत्म करना। गू सेओंग यह सब समझते ही गुस्से में कहती हैं, तो यह सब सिर्फ तुम्हारे गिल्ड के फायदे के लिए हो रहा है? पार्क तेरिम शांत आवाज में जवाब देता है, तुम इसे जो नाम देना चाहो दे सकती हो, मुझे सिर्फ अपना काम पूरा करना है। यह सुनते ही गू सेओंग का गुस्सा अपनी सीमा पार कर जाता है। वह पार्क तेरिम को घूरते हुए कहती हैं, छोटे तेरिम। पार्क की आंखें सिकुड़ जाती हैं। यह वही नाम था जिससे गू सेओंग उसे पुराने दिनों में बुलाया करती थी। लेकिन अब उस नाम में अपनापन नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। गू सेओंग अपनी तलवार उठाती हैं। उसके चारों ओर भारी मात्रा में माना जमा होने लगता है। वह कहती हैं, लगता है तुम्हें पुराने दिनों का एक सबक फिर से याद दिलाना पड़ेगा। अगले ही पल वह अपना एक्सप्लोजन स्किल सक्रिय कर देती हैं। बूम! एक जबरदस्त विस्फोट होता है। चारों तरफ धूल और चट्टानों के टुकड़े उड़ने लगते हैं। पार्क तेरिम समय रहते पीछे हट जाता है, लेकिन गू सेओंग उसे कोई मौका नहीं देती। वह तुरंत दूसरा स्पेल तैयार करती है। आग जैसी चमकदार ऊर्जा उनके सामने इकट्ठी होने लगती है। फिर एक शक्तिशाली फायर स्पेल सीधे पार्क तेरिम की तरफ बढ़ता है। पार्क तेरिम अचानक ऊंची छलांग लगाता है। वह हवा में ही अपनी मुट्ठी कसता है, फिर पूरी ताकत से जमीन पर वार करता है। धड़ाम! उसके हमले से निकलने वाली माना ऊर्जा जमीन के रास्ते आगे बढ़ती है और गू सेओंग के फायर स्पेल से टकरा जाती है। अगले ही पल फायर स्पेल की दिशा बदल जाती है। वह ऊर्जा पलटकर दूर जा गिरती है। गू सेओंग यह देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह जाती हैं। लेकिन पार्क तेरिम के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डालता है और वहां से एक काला पत्थर निकालता है। गू सेओंग तुरंत समझ जाती हैं कि कुछ गड़बड़ है। वह कहती हैं, पार्क तेरिम। पार्क उस पत्थर को देखते हुए कहता है, अब मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। फिर वह सीधे उनकी तरफ देखता है, मैं खुद किम किबोंग को ढूंढूंगा। कुछ पल रुककर वह कहता है, और खुद उसे खत्म करूंगा। यह सुनते ही गू सेओंग बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। उनकी तलवार पर फिर से माना इकट्ठा होने लगता है। लेकिन पार्क तेरिम पहले ही अपनी योजना बना चुका था। वह अपने हाथ में मौजूद काले पत्थर को कसकर पकड़ता है और अगले ही पल क्रैक! पत्थर टूट जाता है। उससे अचानक एक बेहद तेज रोशनी निकलती है। गू सेओंग अपना हमला लेकर उसके बेहद करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तेज रोशनी पूरे इलाके को ढक लेती है। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो जाता है। पार्क तेरिम वहां नहीं था। वह उस रहस्यमयी पत्थर की मदद से वहां से गायब हो चुका था। गू सेओंग अपनी तलवार पकड़े वहीं खड़ी रह जाती हैं। वह दूर समुद्र की तरफ देखती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों साफ दिखाई देते हैं। वह धीरे से कहती हैं, पार्क तेरिम, अगर तुम किबोंग के पीछे गए तो इस बार मैं तुम्हें रोक कर रहूंगी। इधर यही वह शख्स था जो पिछले कई दिनों से लगातार किबोंग का पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग थे। वह आदमी अब सोल डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर जमीन पर बैठा हुआ था और उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। तभी
किबोंग वहां पहुंचता है। वह उस आदमी को देखकर कुछ पल रुकता है, फिर सैनिकों की तरफ देखकर पूछता है, तुम लोगों ने इसे कैसे पकड़ा? सैनिक एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर उनमें से एक जवाब देता है, सर, सच कहें तो हमें इसे पकड़ने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। किबोंग हैरान होकर पूछता है, मतलब?